नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 4 देखने जा रहे हैं। ठीक है, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन लास्ट लेक्चर में देखा था। आज हम उसके थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स देख लेंगे। सबसे पहला न्यूमेरिकल बहुत ही बढ़िया सा न्यूमेरिकल है। इन द रे डायग्राम ऑन हियर कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन द लिक्विड ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अननोन है। अब हमें ये पता है कि देखो यहाँ से यहाँ पे जा रही है, मतलब ऊपर इस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब कहाँ से, डेंसर टू रेयर लाइट जा रही है, और वो भी आफ्टर रिफ्रैक्शन बिल्कुल पैरेलल हो जा रही है। मतलब ये एंगल क्या होना चाहिए आपका, आईसी क्रिटिकल एंगल, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं इसको सबको नाम दे देता हूँ। ठीक है ना, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए, इसको मैं नाम देता हूँ बी, और इसको मैं नाम देता हूँ डी। ठीक है। अब सबसे पहले आपको पता है कि साइन आई सी क्या होगा। साइन आई सी इज इक्वल टू अपोजिट, मतलब बी डी बाय हाइपोटेनस, मतलब ए बी। बट इन ट्राइंगल ए बी डी बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाओगे क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर हो जाएगा। और अगर आपको ए बी स्क्वायर फाइंड करना है, आपका चेक करो, बी डी मतलब बी डी 30 सेंटीमीटर जितना होगा तो 30 का स्क्वायर, ए डी कितना हो जाएगा 40 का स्क्वायर। तो ए बी मेरे ख्याल से 50 हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। तो साइन आई सी आपका क्या हो जाएगा, साइन आई सी बी डी इज इक्वल टू 30, ए बी इज इक्वल टू 50। ये हो गया 3/5। ठीक है। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin IC। 1/sin IC मतलब इसका रेसिप्रोकल कर दो, 5/3 हो गया। हाँ ये भी है। बट आपको ये और एक चीज पता होनी चाहिए, n इज इक्वल टू व्हाट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। देयरफॉर n इज इक्वल टू, मैं कंजूसाई कर रहा हूँ, आप नीचे लिखेगा। ठीक है, n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। n हमारा क्या निकला, n तो अभी निकला, 5/3 इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁸ और v। तो देयरफॉर v कितना हो जाएगा, 9/5 इंटू 10⁻⁸, मतलब 1.8 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड। हो गया, आगे बढ़े, पक्का। चलो, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। द फिगर शोज अ लाइट फॉलिंग नॉर्मली ऑन द फेस ए बी, बराबर है, ऑफ एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म। इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म मतलब ये 60 डिग्री हो जाएगा, इक्विलेटरल है इसलिए। हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 3/2। बट ये पूरी सिस्टम आपको कहाँ पे रखी है, वाटर में रखी है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 4/3। अब ये पूछ रहा है कि ये लाइट यहाँ से जाएगी तो क्या इसको टोटल इंटर रिफ्लेक्शन होगा। अब देखो, अगर आपको पता है कि भाई ये 90 डिग्री है, तो वो लाइट क्या जाएगी, पैरेलल ही जाएगी। अब ये उसका क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ये 60, ये 90, तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए 30 और ये होना चाहिए 60। तो इस फेस AC पे, ऑन फेस AC, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो साइन आई फाइंड कर लो। क्यों साइन आई फाइंड करना, मैं बताता हूँ। साइन 60 कितना होता है, √3/2। ओके। अब मैंने ये क्यों बताया, उसका रीजन बता रहा हूँ। अब मैं फाइंड करूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। बराबर है ना, यहाँ पे ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, बिकॉज बाहर वाटर है, वरना एयर होता तो, एयर तो है नहीं यहाँ पे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, Ng/Nw। Ng कितना है, 3/2, और ये 4/3। ऊपर जाएगा ये कितना हो जाएगा, 3, और ये 9/8 हो जाएगा। बट आपको ये भी पता है कि NWG इज इक्वल टू 1/sin IC। therefore sin IC इज इक्वल टू 1/NWG, मतलब 1/9/8। तो ये कितना हो जाएगा, 8/9। अब प्रैक्टिकली सोचो, दोनों में से बड़ा कौन है, दोनों में से बड़ा कौन है, तो IC बड़ा है। sin IC is greater than sin I, therefore IC is greater than I। और क्रिटिकल एंगल जब इंसिडेंस एंगल से बड़ा होता है तब टोटल इंटर रिफ्लेक्शन नहीं होता है। टोटल इंटर रिफ्लेक्शन क्या होगा, जब I IC से बड़ा होगा। therefore no total internal reflection will occur। क्लियर हुआ, पक्का। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लिख लिया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Determine the value of angle of incidence of a ray of light traveling from a medium of refractive index mu1 into the refractive index of mu2. देखो mu1 से mu2 जा रही है, मतलब ये यहाँ पे mu1 और यहाँ पे mu2. हमें क्या फाइंड करना है? वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब हमें ये I फाइंड करना है. यहाँ पे जाएगी तो ये R होगा. हमें पता नहीं है mu1 बड़ा है mu2 बड़ा है, तो हम यहाँ पे अप्लाइंग स्नेल्स लॉ कर सकते हैं. अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, mu1 या n1 कुछ भी लिखो. हाँ, बहुत सारी बुक में mu1 होता है. स्नेल्स लॉ क्या होता है? n1 sin I इज इक्वल टू n2 sin R. n1 कितना दिया हुआ है? √2 sin I. n2 क्या है? 1 sin R कितना है? 90. क्यों 90 हो गया मैं बता देता हूँ. जस्ट ग्रेजेस अलोंग द सरफेस. ग्रेजेस मतलब ये ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे हो जाएगा, तो R कितना हो जाएगा? 90 डिग्री. अलोंग द सरफेस मतलब वो टोटल इंटर रिफ्लेक्शन जैसा हो जाएगा. sin 90 तो 1 होता है. mu2 sin I इज इक्वल टू 1. sin I इज इक्वल टू 1 बाय √2. तो कब 1 बाय √2 होता है? जब I 45 होगा तब. सिंपल. ओके नेक्स्ट देखो, सेम टू सेम. A ray PQ incident normally on the refracting surface of the prism BAC. रिफ्रैक्टिव, ये प्रिज्म BAC है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है. और बाहर क्या है? कुछ भी नहीं दिया है, मतलब बाहर हम क्या मान लेंगे? एयर मान लेंगे. ये बिल्कुल ऐसे जाएगा क्योंकि देखो 90 डिग्री पे हो रहा है, ये 60 ये 90, तो ये कितना हो जाएगा? ये 30, ये 90 हो जाएगा. हमको यहाँ से क्या करना है? ये 60 हो जाएगा क्योंकि नॉर्मल तो ऐसे ही बनेगा, मतलब 30 डिग्री. तो ये जो रे AC पे स्ट्राइक होगी, तो फॉर AC I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री. कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे थ्रू प्रिज्म फ्रॉम विच फेज, ये देखो पाथ ऑफ द रे थ्रू प्रिज्म बना लिया. फ्रॉम विच फेज विल द रे इमर्ज आउट एंड एट व्हाट एंगल. अब देखो यहाँ पे दो केस पॉसिबल है कि यहाँ से वो टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट हो जाए या वहां से बाहर पास हो जाए. तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? साइन आई. साइन 30 डिग्री. साइन 30 डिग्री कितना हो गया? हाफ. फिर n इज इक्वल टू 1 बाय साइन आई सी, बराबर है. तो देयरफॉर साइन आई सी का फॉर्मूला क्या होगा? 1 बाय n. और 1 बाय n इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 1.5. 1.5 मतलब ये 3 बाय 2, 2 ऊपर जाएगा 2 बाय 3. तो ये आपका हो गया 0.5 और ये आपका हो गया 0.667. तो आप बोलो सर यहाँ पे आपने प्रीवियस क्वेश्चन की जैसे क्यों नहीं दिया? बिकॉज यहाँ पे बाहर एयर है, इसलिए वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है. जब दूसरा कोई मीडियम होगा तो वहां पे कंपेयर करना पड़ेगा. तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं? सिंस sin IC is greater than sin I, so IC is greater than I, therefore no total internal reflection will occur, and therefore ray will emerge out of AC. AC से बाहर निकल जाएगा. डन. चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन जल्दी से बेटा. ठीक है, अब हम आज दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे. तो उससे पहले हम थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस एंड बाय लेंस. रिफ्रैक्शन कैसे होगा? An infinitesimally small part of the spherical surface can be regarded as a planar and the same laws of refraction can be applied at every point on the surface. मान लो कि ये मेरा इतना बड़ा लेंस है, बट इसको जूम करके सिर्फ इतना पार्ट देखूंगा तो वो स्ट्रेट दिखेगा. स्ट्रेट मतलब यहाँ पे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सीधा लगा सकते हैं. इन्फिनिटेसिमली स्मॉल मतलब इससे भी छोटा होगा. ओके. Just as the reflection by a spherical mirror, the normal at the point of incidence is perpendicular to the tangent plane to the spherical surface at that point and therefore passes through its center of curvature. कोई भी नॉर्मल यहाँ से पास होगा ना, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ से पास होना चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होना चाहिए. ये बता रहा है. कोई भी आपका लेंस हो, बराबर, नॉर्मल पास होगा तो हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पास होगा. We first consider refraction by a single spherical surface and follow it by thin lens. पहले सिंगल के कारण लेंगे, फिर थिन लेंस के कारण लेंगे. A thin lens is a transparent optical medium bounded by two surfaces. जो छोटी सी लेंस है ना, थिन लेंस, वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है. इट इज बाउंडेड बाय टू सरफेस, एटलीस्ट वन विच शुड बी स्फेरिकल. ऐसे देखो, ऐसा भी चलेगा, ऐसा भी चलेगा. ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है. अप्लाइंग द फॉर्मूला फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय सिंगल स्फेरिकल सरफेस, यहां से आप फाइंड कर लो, इसको भूल जाओ.
या फिर यहाँ से फाइंड करो इसको भूल जाओ, या यहाँ से फाइंड करो दूसरे को भूल जाओ। मतलब हमें कोई भी एक सरफेस लेना है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हमें कोई भी एक सरफेस लेना है। क्लियर हो गया? ओके। Applying the formula of image formation by a single spherical surface successively at the two surfaces of lens, we shall obtain the lens maker formula and then the lens formula. तो पहले एक के कारण फाइंड करेंगे, फिर दूसरे के कारण, और फिर दोनों को कंबाइन कर लेंगे, तो उससे हमें लेंस मेकर और लेंस फॉर्मूला दोनों मिलेंगे। ये था इंट्रोडक्शन, ये सिर्फ आपको समझना है, नहीं लिखोगे तो चलेगा। ओके, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है रिफ्रैक्शन at a spherical surface. Figure shows the geometry of formation of image I of an object O on the principal axis of a spherical surface with center of curvature and radius R. ये रहा उसका फिगर। एक सरफेस O पे ऑब्जेक्ट है, I पे इमेज है, C उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जो कितना दूर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसकी R है। क्लियर हुआ? पहले इतना लिख लीजिएगा, फिर मैं बनाऊंगा। द रेज आर Rays are incident from a medium of refractive index n1 to another of refractive index n2. अब चेक कर लो, यहां से n1 से n2 की तरफ जा रहा है, incident from n1 to n2. As before, we take the aperture of the surface to be small compared to other distance involved so that the small angle approximation can be made. ये जो अपर्चर है ना, अपर्चर मतलब ऐसा, वो ऐसा मानते हैं कि वो अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट है, अपर्चर काफी छोटा है उसका कंपैरिजन टू अदर डिस्टेंसेस, ताकि हम फिर उसमें क्या करेंगे, वो स्मॉल एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ठीक है। In particular, nm will be taken to nearly equal to the length of perpendicular from n on the principal axis. अब देखो ये nm है ना, nm, आप ये ले लो या ये ले लो, दोनों की साइज हम अप्रोक्सीमेटली क्या मानेंगे, ये या ये साइज, दोनों को हम क्या मानेंगे, सेम मानेंगे। क्लियर हो गया? पक्का? तो पहले इतना लिख लीजिए, ये था पूरा इंट्रोडक्शन, उसके बाद डायग्राम, और उसके बाद हम डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। ओके बेटा, लिख लिया? अब डेरिवेशन पे आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये आपके सामने डायग्राम दिया हुआ। डेरिवेशन में सबसे पहले मैं लूंगा टेन एंगल NOM। NOM, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, मतलब NM बाय OM। अब सिंस ये एंगल छोटा है, तो ये अप्रोक्सीमेटली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिर्फ एंगल NOM इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, NM बाय OM। दूसरा मैं एंगल लिखूंगा 10 एंगल NCM। NCM क्या लिखूंगा, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, NM बाय CM। बट ये सिंस छोटा है, तो यहाँ पे एंगल NCM इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, NM बाय CM। तीसरा मैं एंगल लूंगा 10 एंगल NIM। NIM, NM बाय IM, NM बाय IM। तो एंगल NIM इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू NM बाय IM। रीजन क्या लिखेंगे, फॉर स्मॉल। आप पहले डायग्राम तो समझ गए ना। देखो कभी भी किसी भी इमेज को बनने के लिए दो रेस चाहिए, तो पहली रे यहाँ से जा रही है और दूसरी रे पैरेलल जा रही है, तो दोनों यहाँ पे मीट हो रही है, इसलिए आई। ये अभी आपको दिखने में एंगल बड़ा लग रहा है, आप बोलोगे सर ये तो 25-30 डिग्री जितना है, बट रियलिटी में ये बहुत ही छोटा एंगल है, इसलिए फॉर स्मॉल एंगल लिखा। ठीक है, अब देखो अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नाउ फॉर ट्राइंगल NOC, NOC, आप इसको चेक करो, तो उसके लिए I क्या है, I इज द एक्सटीरियर एंगल। बेटा NOC I एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो एक्सटीरियर एंगल का थ्योरम क्या होता है, देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स, क्या हो जाएगा, NOC प्लस NCO। बट क्या NOC की जगह पे मैं लिख सकता हूँ NOM, प्लस NCO की जगह पे लिख सकता हूँ NCM, मतलब तो वही हुआ। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू, बता क्या लिख लूं, NOC की जगह पे, NOM की जगह पे, देखो हमने अभी देखा क्या आएगा, NM बाय OM, प्लस NCM की जगह पे क्या आएगा, NM बाय CM और MC। ठीक है, अब इसको मैं नंबर 1 कर देता हूँ। ओके, चलो पहले इतना लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
लिख लिया। चलो यही मुझे डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं पीछे भी लेके चलता हूँ। ठीक है, अब सिमिलरली फॉर ट्राइंगल एनसीआई, एनसीआई देख रहे हो, छोटा सा ट्राइंगल, उसके लिए एनसीएम क्या होगा? एनसीएम इज द एंगल, एनसीएम इज एक्सटीरियर एंगल। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल एनसीएम इज इक्वल टू सीएनआई या आईएनसी। आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुझे पसंद नहीं है। और दूसरा क्या होगा? एनआईसी। दूसरा क्या हो जाएगा? एनआईसी। बराबर है। अब देखो आपके पास, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, एनसीएम गिवन है, आपने आगे देखा है। एनसीएम कहाँ गया? एनएम बाय सीएम, तो एनएम बाय सीएम। आईएनसी वो आपका है आर, और एनआईसी, एनआईसी लिखो या एनआईएम लिखो, मतलब तो सेम ही है। तो एनआईसी या एनआईएम क्या होगा? एनएम बाय आईएम, एनएम बाय आईएम। तो देयरफॉर इधर से आर की वैल्यू क्या निकलेगी? एनएम बाय सीएम माइनस एनएम बाय आईएम। इसको नंबर 2 दे दो। नाउ अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, ठीक है, लिखो चलो जल्दी से। ओके, सो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अगर इस सरफेस की बात करेंगे तो स्नेल्स लॉ, हमारे स्नेल भैया क्या बोलते हैं? स्नेल भैया बोलते हैं n1 sin i इज इक्वल टू n2 sin r। बराबर है, क्लियर हो गया। बट सिंस i एंड r आर स्मॉल, तो हम क्या बोल सकते हैं? sin i इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू i एंड sin r इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r। therefore ये क्या हो जाएगा? n1i इज इक्वल टू n2r हो जाएगा। डन। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों की वैल्यूज इसमें डाल देते हैं। चलो therefore फ्रॉम 1 एंड 2, n1 i की जगह पे क्या डालेंगे बेटा? nm बाय om प्लस nm बाय cm इज इक्वल टू n2, r की जगह पे क्या डाल देंगे? nm बाय cm माइनस nm बाय im। nm सब कट हो जाएगा, देख लो, nm सब कट हो जाएंगे। यहाँ पे क्या बचेगा? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो n1 इंटू ओ एम प्लस n1 इंटू सी एम इज इक्वल टू n2 अपॉन सी एम माइनस n2 अपॉन आई एम। डन। अब मैं क्या करूंगा? फ्रॉम फिगर चेक करो आप बेटा, फिगर से चेक करो। ओ एम कितना है? ओ एम आपका माइनस यू होगा, ठीक है। सी एम आपका कितना होगा? प्लस आर होगा। फ्रॉम फिगर ओ एम इज इक्वल टू माइनस यू, सी एम इज इक्वल टू प्लस आर, आई एम इज इक्वल टू प्लस वी। तो देयरफॉर n1 बाय माइनस यू प्लस n1 बाय आर इज इक्वल टू n2 बाय आर माइनस n2 बाय वी। अब आर वाले सब एक साइड ले लो, बाकी सब दूसरी साइड ले लो। तो इसको इस साइड लेता हूँ, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? प्लस n2 बाय वी माइनस n1 बाय यू। इसको दूसरी साइड ले लो, n2 बाय आर माइनस n1 बाय आर। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास फाइनली फॉर्मूला क्या बचेगा? n2 बाय वी माइनस n1 बाय यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाय आर। इतना क्लियर हो गया? ठीक है बेटा, चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। सो फाइनली हमारा जो ये फॉर्मूला निकला, n2 बाय वी माइनस n1 बाय यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाय आर, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, दिस फॉर्मूला इज फॉर, इट इज ट्रू फॉर एनी कर्व्ड सरफेस, वो चाहे आपका कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये सबके लिए ट्रू होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। हमने जो क्वेश्चन किया ना, लाइट फ्रॉम पॉइंट सोर्स मतलब जो हमने यहाँ पे पॉइंट सोर्स ही कंसिडर किया था, ओ एज अ पॉइंट सोर्स था।
फॉल्स ऑन स्फेरिकल ग्लास सरफेस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। मतलब देख लो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है 20, n2 हमारा पास कितना दिया हुआ है 1.5, n1 एयर है मतलब 1 हो जाएगा। और क्या क्या गिवन है, और गिवन है द डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स, डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स मतलब u कितना हो जाएगा 100, वो भी -100। therefore अब हमारे यहाँ पे फॉर्मूला डालेंगे तो फॉर्मूला होगा n2/v माइनस n1/u, n2 माइनस n1 बाय r। चलो n2 कितना है 1.5, v हमें फाइंड करना है, n1 कितना है 1 अपॉन u कितना है -100, n2 कितना है 1.5, n1 कितना है 1, r कितना है 20। चलो तो ये कितना हो जाएगा 1.5/v प्लस 1/100 इज इक्वल टू 0.5/20, 0.5/20 मतलब ये कितना हो जाएगा 1/40। 0.5 मतलब हाफ नीचे जाएगा, इसको दूसरे साइड लेके जाओ, देयरफॉर 1, ये क्या हो जाएगा 1.5v इज इक्वल टू 1/40 माइनस 1/100, बराबर है। जगह कम ही है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसका आंसर आएगा 200 LCM, तो 5 माइनस 2, so 1.5/v इज इक्वल टू 3/200। इसको कट कर दो, यहाँ पे 2 आएगा, therefore v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 सेंटीमीटर। क्वाइट सिंपल, इजी, डन। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं, एक और डेरिवेशन फिर खत्म कर देते हैं, ठीक है। ओके बेटा लिख लिया। अब लास्ट और फाइनल टॉपिक आज के लिए, रिफ्रैक्शन बाय लेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा, कुछ भी नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब देखो वो क्या था, किसी भी एक कर्व्ड सरफेस के लिए था, अब हम एक्चुअली लेंस के लिए देखेंगे। और आपको पता है लेंस के दो कर्व्ड सरफेस होते हैं, एक ये होता है और एक ये होता है। जो हमने लास्ट वाला डेरिवेशन किया वो हमने बात करी थी कि इट इज अप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी वन, वो कोई भी कर्व्ड सरफेस के लिए, वो चाहे कॉनकेव कर्व्ड सरफेस हो या कन्वेक्स कर्व्ड सरफेस हो, दोनों के लिए अप्लाई होगा। देखो ये हमारी ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री ऑफ द इमेज फॉर्मेशन के भाई यहाँ से निकला, यहाँ पे जाएगा और स्ट्रेट लाइन यहाँ पे जाएगी। बट इसमें एक्चुअली होता क्या है, दो बार रिफ्रैक्शन होता है, एक इसके कारण और एक इसके कारण, दो सरफेस है इसलिए। तो सबसे पहले देखो ये रहा फर्स्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट के भाई कौन सा, ए बी सी सरफेस, ए बी सी, ओके। तो उसके लिए इमेज कहाँ पे बनेगी I1 फॉर ऑब्जेक्ट ओ, बराबर है, इतना क्लियर हुआ। ऑब्जेक्ट ओ, देखो दो सरफेस होते हैं लेंस के, मैं वापस बता दूं, हम सिर्फ फर्स्ट सरफेस के लिए देखेंगे, ओके। उसके लिए इमेज कहाँ पे बनेगी I1। जब हम सेकंड सरफेस देखेंगे, देखो ये सेकंड सरफेस, तो I1 उसके लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और I विल बी द फाइनल इमेज। I1 acts as a virtual object for the second surface that forms the image at I। क्लियर हुआ, ADC सरफेस के लिए। तो मतलब हमारे पास यहाँ पे दो सरफेस है, दो सरफेस के लिए हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, दैट इज हमारा फॉर्मूला जो आगे हमने डिराइव किया, ठीक है। तो पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फटाफट से पॉज द वीडियो और ये लिख लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट मैं स्लाइड करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। लिख लिया, ओके। नेक्स्ट स्लाइड ये भी लिख लीजिए, फिर हम उसको डेरिवेशन देखते हैं उसका, ठीक है। नाउ फॉर रिफ्रैक्शन एट ABC, वो आपने डायग्राम बना लिया, बराबर है। ABC का क्या होगा, ABC के लिए रिफ्रैक्शन n2 बाय v था, n2/v क्या होगा इसका BI1, n2/BI, ठीक है, माइनस n1/u क्या है इसका BO। बट आप देखोगे OB वो ऑन द सेम साइड है इसलिए प्लस हो जाएगा, OB इज इक्वल टू n2 माइनस n1, BC1 कहाँ पे इस साइड है, लेंस के इस साइड होता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ BC1 लिख लिया, ओके। इसको मैं नंबर 1 करके छोड़ देता हूँ। फॉर रिफ्रैक्शन एट, अब दूसरा सरफेस ADC, ये देख लो ये ADC, फॉर्मूला लगाओ, क्या हो जाएगा n2/DI1, तो ये -n2/DI1 हो जाएगा। आप बोलोगे सर माइनस क्यों, ऑन द सेम साइड है, ऑन द सेम साइड है इसलिए माइनस हो जाएगा, बराबर है। प्लस n1 के नीचे क्या आएगा, जल्दी से बताओ, n1 के नीचे आएगा, n1 के नीचे इमेज कहाँ पे बन रहा है DI, तो बेटा इमेज तो इस साइड होता है, इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाय, अब दूसरे सरफेस के लिए आप चेक करो, दूसरे सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ पे हो जाएगा DC2 हो जाएगा, ओके। क्लियर हो गया ये इतना,
किसी को भी कुछ डाउट बेटा? नहीं है ना? इसको मैं नाम दे दूंगा 2। वापस फॉर्मूला देख लो, n2/v। अब देखो हम इमेज डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। आप यहाँ से देखना स्टार्ट करो ना, देखो अब रे इधर जा रही है तो इस साइड वाले सारे नेगेटिव होंगे, इस साइड वाले सारे पॉजिटिव होंगे, इमेज इधर बन रही है। देखो आप कंफ्यूज नहीं होइए प्लीज बेटा, मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ तो थोड़ा देख लीजिए। फॉर्मूला क्या है आपके पास? n2/v minus n1/u is equal to n2 minus n1/r, करेक्ट। अब यहाँ पे n2 तो हमारा यही है, बराबर, ये रहा n2, सॉरी ये n2 होगा। n2/v क्या है उसका? इमेज कहाँ पे बन रहा है? ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, इसलिए तो क्या आया, नेगेटिव आया, माइनस डी आई माइनस n1। u कितना है उसका? डी आई। तो यहाँ से हमने देखो हमारा इमेज इस साइड दैट इज रे इस साइड जा रहा है, तो जो भी सारे कैलकुलेशन इस साइड होंगे हम उसको दैट इज हम इस साइड वाले को नेगेटिव मानेंगे और इस साइड वाले को पॉजिटिव मानेंगे। अब क्लियर? अब n1 का है, माइनस क्या आ जाएगा? अब माइनस क्या आ जाएगा उसका? डी आई वन माइनस डी वन, तो माइनस माइनस प्लस इसलिए डी आई वन आ गया, माइनस माइनस प्लस इसलिए डी आई, n2/di1 और यहाँ पे डी आई, सॉरी, हाँ ठीक है, n2/v, n2/v बनेगा, ओके, n2/v और इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाय, अब देखो r इसका कहाँ बनेगा? इस साइड है, इस साइड तो हमने पॉजिटिव माना है इसलिए प्लस, और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो गया इसलिए प्लस n1/di हो गया, इसलिए प्लस n1/di हो गया। किसी को भी कुछ प्रॉब्लम बेटा? किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हो तो बता दो। ये यहाँ से बना, कंफ्यूज नहीं होना है, फॉर्मूला मैंने यही डाला है, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आगे बढ़ने से पहले मैं इसको नंबर 2 मान लेता हूँ। अब क्या करेंगे, हम ऐड 1 एंड 2 करेंगे। क्या करेंगे? ऐड 1 एंड 2। अब उससे पहले एक बात देख लो, मेन इस डायग्राम में bi1 ले लो या di1 ले लो। bi1 मतलब देखो इतना, और नेक्स्ट डायग्राम में आपने di1 देखो इतना, अप्रोक्सीमेटली वो जो लेंस है वो काफी थिन है, इसलिए b और d अप्रोक्सीमेटली सेम होंगे, तो पहले वो हम लिख लेते हैं। हियर bi1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू di1। तो ये जो है ना bi1 और di1, ये दोनों सेम हो जाएंगे, ऐड करोगे तो उड़ गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? देयरफॉर ऐड 1 एंड 2। अब देखो 1 और 2 को ऐड करो, ये दोनों उड़ गए, n1/ob प्लस n1/di, n1/ob प्लस n1/di इज इक्वल टू क्या होगा? n2 माइनस n1/bc1 प्लस n2 माइनस n1/bc1 प्लस n2 माइनस n1/dc1 dc2 dc2। दूसरी बात ये भी याद रख लेना, दूसरी बात ये भी याद रख लेना कि bc1 जो है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट के लिए, हियर bc1 फर्स्ट के लिए, इसलिए मैं उसको r1 देता हूँ, एंड dc2 सेकंड के लिए, इसलिए मैं उसको क्या देता हूँ? r2 देता हूँ, ओके। ob अगर आप चेक करोगे, ओबी अगर आप चेक करो, ओबी कहाँ गया? ओबी फर्स्ट फिगर में, ओबी वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? माइनस यू। बट हम ऐसा कंसिडर करते हैं, हम ऐसा एक कंसिडरेशन करेंगे, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो क्या हो जाएगा? ओबी दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। और आपको पता है जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होता है तब इमेज कहाँ पे बनता है? फोकस पे बनता है। तो डी आई की वैल्यू मैंने क्या ले ली? एफ। देयरफॉर आप सब वैल्यूज डाल दो इसमें। n1/ob कितना है? इनफाइनाइट, प्लस n1/df कितना है? f। n2 माइनस n1 bc1 कितना है? r1। dc2 है ना, वो माइनस r2 होगा, आप चाहे तो चेक कर सकते हो, dc2 माइनस r2 होगा, प्लस n2 माइनस n1 बाय माइनस r2। क्यों? dc2 देखो, dc2 ये वाला है, इस साइड वाला dc2, मतलब यहाँ पे हमने क्या कंसिडर, आप बोलो सर यहाँ पे तो आपने अभी पॉजिटिव लिखा तो क्यों नेगेटिव मान रहे हो? ये मेन ऑब्जेक्ट में dc2 इस साइड है, इसके लिए यहाँ पे तो नेगेटिव आएगा, और इसके लिए यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस r2। देयरफॉर n1 बाय इनफाइनाइट ये तो जीरो हो जाएगा, n1 बाय f, इनमें से मैं n2 माइनस n1 को कॉमन निकालता हूँ, आंसर क्या आएगा? 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2। मोस्ट आईएमपी फॉर्मूला, मोस्ट आईएमपी फॉर्मूला, ठीक है।
अब मैं इसमें से n1 को नीचे भेज देता हूँ, तो therefore 1 by f is equal to n2 by n1 minus n1 by n1 1 by r1 minus 1 by r2। तो ये 1 by f is equal to क्या हो जाएगा, n2 by n1 minus 1 is equal to 1 by r1 minus 1 by r2। ये दूसरा फाइनल फॉर्मूला। ओके, और n2 by n1 को आप क्या लिख सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, तो आप ऐसे लिख सकते हो n21 minus 1 1 by r1 minus 1 by r2, refractive index of 2 with respect to 1, and this is known as Lensmaker's formula। This is known as Lensmaker's formula। क्लियर हो गया? ओके, कहाँ पे यूज होता है, कोई भी पर्टिकुलर फोकल लेंथ डिजाइन करने के लिए और जिसकी रेडियस कर्वेचर पता हो उसके लिए। ओके, ये हमने कॉन्वेक्स लेंस के लिया, कॉन्केव लेंस के लिए लेते तो उसमें R2 की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती, R1 की वैल्यू नेगेटिव आती और F की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ठीक है, ये दोनों की वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी। फॉर concave lens R1 is negative, R2 is positive and F is negative। Done? Okay, obtain the equation of thin lens। अब thin lens उसमें से निकालते हैं। देखो हमने अभी डेरिवेशन किया, क्या निकाला, n1 by n2 by the n1 by v minus n1 by u is equal to n2 minus n1 by 1 by r1 minus 1 by r2। आप बोलो सर यहाँ पे n1 कैसे आ गया, देख लो, n1 by infinite, n1 by f, इनफाइनाइट मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू, n1 by f बाकी सारी वैल्यूज डाल दी हमने। क्लियर हुआ, वहां से। तो अब इफ n, हाँ इसमें से n1 मैंने कॉमन निकाल लिया, तो क्या हो जाएगा, 1 by v minus 1 by u is equal to n2 minus n1 1 by r1 minus 1 by r2 हो जाएगा। n1 को मैं डिवाइड में भेज दूं तो 1 by v minus 1 by u, अब वो दोनों डिवाइड हो जाएगा तो n2 by n1 minus 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1 by r1 minus 1 by r2। बट फ्रॉम लेंस मेकर्स फॉर्मूला, आपको पता लेंस मेकर्स फॉर्मूला में ये किसके इतना होता है, ये होता है 1 by f जितना। हो गया, ओके, लेंस मेकर फॉर्मूला से मैं यहाँ भी हमने डिराइव किया ना, 1 by f होता है। हो गया, बात हो गई खत्म, बस इतना सिंपल था। ठीक है, क्लियर हो गया, डन, लिख लिया बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब ये चीज आपने ऑलरेडी सीखी हुई है, फिर भी मैं आपको सिखा देता हूँ। हाउ इट इज कन्वीनियंट टू ऑब्टेन इमेज बाय लेंस प्रैक्टिकली, टू फाइंड द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय लेंस वी कैन इन प्रिंसिपल टेक एनी टू रेज। अब हमने वहां पे पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया था, बट एक्चुअली कोई भी ऑब्जेक्ट से दो रेज लेंगे। अब देखो इसमें तीन बनाई है, एक कॉन्वेक्स लेंस के लिए और कॉन्केव लेंस के लिए। सबसे पहले तो पैरेलल एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, या तीसरी फोकस से पास होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल। सब मिलके कहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे, एक जगह पे इंटरसेक्ट होंगे, और जहां पे इंटरसेक्ट होंगे वहां पे आपका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। whereas in case of concave lens, पहली रे पैरेलल, बट ये लेंस जो है वो डाइवर्जिंग लेंस है, मतलब पीछे जाएगी, पीछे सच दैट के भाई उसको एक्सटेंड करोगे तो फोकस से पास होगी। और दूसरी ये सबसे मुझे पसंद है कि भाई हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है। तो देखो दोनों कहाँ पे एक्चुअली मीट नहीं हो रही है, बट अपीयर्स टू मीट, इसलिए इमेज कहाँ पे बनेगी, ऑन द सेम साइड, इसलिए ये वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज बनेगी, ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ठीक है, तो वही पूरा डिटेल में इधर एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो इट्स ओके। डन। और लास्ट टॉपिक हमारे लिए मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस। ठीक है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस इज डिफाइंड like that for a mirror as the ratio of the size of image to the ratio of size of object। m is equal to hi by ho। बहुत सारी बुक में h2 by h1 भी लिखते हैं, बहुत सारी बुक में h dash by h भी लिखते हैं, आपको जो लिखना है लिख सकते हो। आया समझ में? बट m का दूसरा फॉर्मूला इधर v by u भी होता है, तो देयरफॉर m के तीन फॉर्मूला होंगे, v by u
इज इक्वल टू एच डैश बाय एच, और सिर्फ ये दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो। एक पहला एम इज इक्वल टू वी बाय यू, एम इज इक्वल टू एच डैश बाय एच, और ये भी, ये जो तीनों फॉर्मूला ये आपके पास फॉर्मूलाज हैं, उसमें से आप कोई भी फॉर्मूला यूज करके एक एक मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे तो वहां पे आप देख सकते हो। क्लियर? और बाकी साइन कन्वेंशन अप्लाई कर देना जब आप सॉल्व करते हो, तो आपका ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। और दूसरी बात याद रखना, साइन कन्वेंशन का अप्लाई करने के बाद एम की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो मान लो वो कॉनकेव लेंस है, और एम की वैल्यू नेगेटिव आई तो मान लो कि वो क्या है, m is positive, while for inverted image m is negative। देखो, आपको पता है कि इन्वर्टेड इमेज हमेशा कॉन्वेक्स की बनती है, बट कॉन्वेक्स में एक केस ऐसा होता है जहाँ पे पॉजिटिव भी बनती है, मतलब पॉजिटिव आया तो कॉनकेव कॉन्वेक्स कोई भी हो सकता है, बट नेगेटिव आया तो वो हमेशा कॉन्वेक्स ही होगा। बराबर है? क्लियर विद दिस पार्ट? डन। और एक एग्जांपल आज के लिए लास्ट और फाइनल एग्जांपल 9.7, अ मैजिशियन ड्यूरिंग अ शो makes a glass length with n is equal to 1.47 disappear in a trough of liquid. What is the refractive index of a liquid? देखो, वो जिस ग्लास लेंथ में वो उसको डिसअपियर कर रहा है, मैजिक कर रहा है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.47। अब देखो 1/f का फॉर्मूला होता है n1 माइनस n2 बाय n2। अब ऐसे कैसे बोलोगे? अब बोलो सर n2 माइनस n1 का फॉर्मूला नहीं था। लिख लो, बस लिख लो, n2 माइनस n1 बाय n1, 1/r1 माइनस 1/r2। अभी वो डिसअपियर कर रहा है, मतलब देखो दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो पानी में आप पानी डालोगे तो दिखेगा नहीं, इसलिए n2 भी क्या होना चाहिए, 1.47। ओके, तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड फाइंड करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड किस तरह से फाइंड होगा? देखो 1/f, n2 और n1 दोनों सेम है, 0/1.47। आप बोलोगे सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है तो आपने 1.47 कैसे ले लिया? बेटा मैंने अभी आपको बताया कि भैया डिसअपियर करना है, इसलिए n2 की वैल्यू 1.47 होगी। तो 1/f इज इक्वल टू, इन सब का आंसर क्या होगा, 0। देयरफॉर f की वैल्यू मैं क्या बोल सकता हूँ, इनफाइनाइट। की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ, हेंस लेंस बिहेव एज प्लेन सरफेस। आ गया समझ में? बराबर है? प्लेन सरफेस इसलिए क्योंकि लेंस का भी और लिक्विड दोनों का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है मतलब वो इसमें इसलिए इजीली डिसअपियर हो जाएगा, और वो हमें क्या दिखेगा, एज अ प्लेन सरफेस ही दिखेगा। तो n2 की सीधे 1.47 क्यों आया, पता चल गया? पक्का? ठीक है। आज का लेक्चर काफी हैवी था, दो डेरिवेशंस काफी इंपॉर्टेंट है। प्लीज नहीं समझ में आया तो मुझसे बोलिएगा, मैं वापस आपको समझाऊंगा, बट कोई टेंशन और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर बेटा? ओके, टिल देन टेक केयर एंड स्टडी वेल। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं।